हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग घटना चक्र पॉलिटी देख रहे हैं, घटना चक्र हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने ज्योग्राफी का टॉपिक लिया था, जिसमें हमने खनिज संसाधन से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को डिस्कस किया था। और आपको पता होना चाहिए कि जो खनिज संसाधन है उससे टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जिस री एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका जो मेन एग्ज़ाम हुआ था उसमें, तो इस वजह से वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो 2 वीडियोस में हमने उसको कवर किया है, उसको ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। आज ये सेशन पॉलिटी से रिलेटेड है। पॉलिटी में भी हमने बहुत कुछ देख लिया है। आज हम जो देखने वाले हैं वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और राज्यपाल से कौन से क्वेश्चंस बने हुए हैं, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, और अगर आए हैं तो पूरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा, तभी जा करके कुछ लाभ होने वाला है। चलिए सबसे पहले देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके बारे में जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में कहाँ किया गया है, पहले तो हम यही देख लेंगे। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था, यानी कि जो 7 फरवरी 2024 को एग्जाम हुआ था उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आर्टिकल्स पूछे गए थे। तो वो वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व कराएंगे, और जो अदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उसे भी देख लेंगे। तो देखिए, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे हम उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसका जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के भाग 5 में है। कहाँ पे है, तो संविधान के भाग 5 में। आर्टिकल्स की अगर बात की जाए तो भैया जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 124 से शुरू होता है और 147 तक जाता है। ठीक है, तो हमारे संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो मतलब की व्यवस्था है वो की गई है। अब हम देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट है उससे क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। अर्थात संसद में क्या कार्यवाही हो रही है उसकी जांच आप नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी जांच नहीं की जा सकती है। इस बारे में मतलब कि प्रतिबंध लगाया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत, आपको यही बताना है। ऑप्शंस देखें, अनुच्छेद 127, तो अनुच्छेद 127 इस बार पूछा गया था, 122, 126 या फिर 139। तो देखिए जो हमारा अनुच्छेद 122 है ना, उसी में ये बताया गया है, क्या बताया गया है कि संविधान में मतलब कि ये प्रावधान किया गया है कि जो न्यायालय है ना वो संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि कहाँ पे ये बात की गई है, तो ये की गई है भैया अनुच्छेद 122 में। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। तो नहीं, जो हमें और ऑप्शंस दिए हुए हैं ना उन्हें देख लीजिए कि मतलब जैसे 127 में क्या कहा गया है, 126 में और 139 में क्या कहा गया है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा अनुच्छेद 122 है ये हमने देख लिया कि संसद की कार्यवाहियों का जो है लेखा जोखा अर्थात जांच नहीं करेगा जो कोर्ट है वो। अनुच्छेद 127 क्या कहता है, पहले 126 देखेंगे। तो अनुच्छेद 126 क्या कहता है, तो जो हमारा अनुच्छेद 126 है वो कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, अर्थात जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्तियों के बारे में जो प्रावधान है वो कहाँ पे किया मतलब कि किया गया है, तो वो अनुच्छेद 126 में किया गया है। जबकि जो हमारा अनुच्छेद 127 है वो किसके बारे में बात करता है, तो वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। किसकी, तो तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की बात है वो कौन करता है, तो ये करता है हमारा अनुच्छेद 127। और अनुच्छेद 126 जो है वो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात करता है। ठीक है, जबकि जो हमारा अनुच्छेद 139 है वो क्या कहता है, तो भैया अनुच्छेद 139 जो है ना ये बताता है कि कुछ रिट निकालने की जो शक्तियां हैं उनका उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। तो ये जो कुछ मतलब कि रिट जारी करने की शक्तियां उच्चतम न्यायालय को जो दी जाती हैं उसके बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 139 में। ठीक है, तो उत्तर तो आपको पता चल ही गया कि अनुच्छेद 122 इसका उत्तर हो जाएगा। अदर जो आर्टिकल्स दिए गए थे वो भी हमने देख लिया है। तो देखिए इसकी व्याख्या में केवल इतना ही दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अब आपको बताना है किन के द्वारा की जाती है इनकी नियुक्ति।
ऑप्शंस देखें, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो ऐसा तो नहीं होगा, प्रधानमंत्री का कोई मतलब ही नहीं है, राष्ट्रपति या फिर विधि मंत्री। तो विधि मंत्री क्यों करेंगे ये सब? आप देखें कि नियुक्तियों के बारे में ज्यादातर जो अधिकार मिले हुए हैं वो राष्ट्रपति जी को मिले हुए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। देखिए अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कब किया जाता है ये भी बताया गया है कि जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। अर्थात अगर जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तब अनुच्छेद 126 के तहत राष्ट्रपति जी जो है ना वो सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात की जाती है जिनसे राष्ट्रपति को लगता है कि उनसे मतलब कि परामर्श करना चाहिए, परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये तो समझ आ ही रहा है कि उनके द्वारा की जाती है, लेकिन आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में क्या होगा। इसके आगे की लाइन कह रहे हैं कि राज्यसभा के द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, तो ये तो बकवास बात है। लोकसभा की सलाह पर बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री की सलाह पर भी नहीं होगा। अब देखें डी वाला एकदम सही हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद। ठीक है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और किनकी सलाह पर की जाती है? तो जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया हैं उनकी सलाह पर या उनके परामर्श के बाद की जाती है। ठीक है, तो आप याद रखें कि इसके बारे में जो प्रावधान है वो कहाँ है? तो हमारा जो आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 है वो बताता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे जिन्हें मतलब कि जिनके बारे में वो सोचते हैं कि हाँ हमें इनसे परामर्श लेना चाहिए। उनसे परामर्श करने के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखना है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनको छोड़ करके जो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस से सलाह लेना अनिवार्य होता है। ठीक है, और चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ऑप्शंस देखें, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132 या फिर अनुच्छेद 134A को मिलाकर के अनुच्छेद 132 को पढ़ना या फिर अनुच्छेद 134A को मिलाकर के अनुच्छेद 133 को पढ़ना। तो देखिए उत्तर आपको दिख ही रहा है, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए कि जो हमारा आर्टिकल 132 है वो क्या कहता है कि संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय की जो अपीली अधिकारिता है इसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 134 का जो क्लॉज ए है वो कहता है कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र का उल्लेख। ठीक है, यदि उच्च न्यायालय किसी मामले में अनुच्छेद 134A के तहत ये प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में संविधान के निर्वचन का प्रश्न अंतर्वलित है तो अनुच्छेद 132 के तहत उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में की जाएगी। इस प्रकार संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134A को अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर के पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो अपीली क्षेत्राधिकार का सृजन है वो कैसे हो रहा है? तो देख लीजिए अनुच्छेद 134A को अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर के पढ़ने से। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि भारत में संविधान की मूल संरचना अर्थात जो बुनियादी ढांचा है इसके सिद्धांत का स्रोत क्या है? ऑप्शंस देखें, संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों के मत या फिर संसदीय कानून। तो देखिए आपने एक मतलब केस के बारे में पढ़ा होगा जिसका जो निर्णय है वो 1973 में आया है, नाम था उसका केशवानंद भारतीवाद। तो केशवानंद भारतीवाद जिसका निर्णय 1973 में आया था, जिसमें संविधान मतलब कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच के द्वारा निर्णय दिया गया था, उसी मतलब कि वाद के रूप में एक निर्णय निकल के आया था, यानी निर्णय के रूप में एक शब्द निकल के आया था। वो क्या था? वो था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का मूल ढांचा। तो ये जो संविधान का मूल ढांचा है यद्यप
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस वाद के बाद जो है इसको निर्णय के रूप में दिया गया, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएंगी। उन्होंने कहा कि भैया जैसे जैसे मामले आते जाएंगे उन मामलों में हम निर्णय के हिसाब से बताते चलेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आती हैं। उन्होंने कई सारी चीज़ों को मूल ढांचे के अंतर्गत रखा भी, जैसे धर्मनिरपेक्षता हो गया, संविधान का जो हमारा मौलिक अधिकार है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने संविधान के मूल ढांचे के दायरे में रखा। लेकिन उन्होंने एक बार में इसको नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम न्यायिक मतलब कि जैसे जैसे वाद आएंगे वैसे ही न्यायिक व्याख्या के माध्यम से हम बताते चलेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं जो संविधान की मूल संरचना है या संविधान का मूल ढांचा है। तो वही आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि संविधान का जो मूल ढांचा का सिद्धांत है ना, इसका स्रोत क्या है, अर्थात इसको हम लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो जाहिर सी बात है न्यायिक व्याख्या के माध्यम से प्राप्त करेंगे, जो कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो न्यायिक व्याख्या दी जाएगी उसमें उनके द्वारा जो बताया जाएगा कि ये वाला पॉइंट संविधान का मूल ढांचा है, ये वाला है, तो उसी हिसाब से हम लोग इसको मान लेंगे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा न्यायिक व्याख्या। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में न्यायिक सक्रियता जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शंस देखें, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से या फिर न्यायिक स्वतंत्रता से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि न्यायिक याचिका से। ठीक है, सॉरी न्यायिक नहीं, जनहित याचिका से। आपने जनहित याचिका के बारे में पढ़ा जरूर होगा, PIL इसको कहते हैं, PN भगवती जी के द्वारा इसको लाया गया था। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि भारत में जो न्यायिक सक्रियता है यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म है, वो यद्यपि न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू और जनहित याचिका अर्थात PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दोनों से संबंधित है, तथापि जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन के वाहक के रूप में उभरी है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला यानी कि PIL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, कह रहे हैं कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है। और ये क्वेश्चन कब का है, तो जो 2023 का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है 2024 में 7 फरवरी में, जिसके री एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल से संबंधित है। कह रहे हैं कि जो हमारा आर्टिकल 124 है वो कहता है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेखी न्यायालय होना। तो पहला ही ऑप्शन आप देखें गलत है, क्योंकि आर्टिकल जो देखिए किसी भी भाग में कोई भी मतलब पोर्शन दिया रहेगा, कोई भी पार्ट दिया रहेगा, आप देखें कि ये जो पार्ट है यानी कि उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अनुच्छेद 124 से स्टार्ट हुआ है और अनुच्छेद 147 तक गया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये पहला ही आर्टिकल है तो पहले आर्टिकल में क्या ये दे देंगे कि अभिलेख न्यायालय होगा, नहीं, पहले में तो यही देंगे ना कि सुप्रीम कोर्ट में मतलब जो है भारत देश का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसका गठन वगैरह कैसे होगा, तो ये सारे पॉइंट दिए जाते हैं। तो इस वजह से देखिए कि पहला वाला जो आर्टिकल है वो तो खटाखट रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो जो हमारा आर्टिकल 124 है वो क्या कहता है, वो बताता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की जो बात है वो, तो इस वजह से पहला वाला रॉन्ग है और हमसे रॉन्ग ही पूछा जा रहा था, इसलिए उत्तर जो है वो पहला वाला हो जाएगा। ये जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभिलेखी न्यायालय होगा, ये कहाँ पे बताया गया है, तो ये आप जो है ना मुझे कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे बताया गया है। देखिए अगले जो पॉइंट्स दिए हुए हैं सही हैं कि अनुच्छेद 132 जो है वो कहता है उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता जो है, और अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, और अगला क्या है कि जो है अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालयों के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत। तो ये सारे पॉइंट्स सही हैं, पहला वाला गलत है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट देखा तो जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट भी देख लेना चाहिए, क्यों छूट जाए आखिर ये। तो हाई कोर्ट से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं, कह रहे हैं कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथापि जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वो ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट यानी याचिका को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। चलिए देख लेंगे, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन या फिर को वारंटो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहले तो यही आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हालांकि उत्तर आपको नीचे दिख भी रहा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात मैंडमस। तो मैंडमस मतलब क्या होता है, परमादेश, और परमादेश का जो शाब्दिक अर्थ है, कई बार ये शाब्दिक अर्थ ही पूछे गए हैं मैच द फॉलोइंग में, तो इस वजह से याद रखिएगा कि जो परमादेश है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो देखिए ये जो मतलब कि रिट है, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो देखिए जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 32 है वो, और हमारे संविधान का अनुच्छेद 226, ये दोनों
हमें जो है क्या देते हैं, मतलब कि अपने राइट्स के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मतलब जाने का अधिकार देते हैं। जैसे अब देखिए, जो हमारा अनुच्छेद 32 है ना, वो हमें हमारे मौलिक अधिकार, अगर मतलब हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाने का राइट देता है। और मेन बात याद रखना है कि ये हमारा मौलिक अधिकार भी है, यानी कि हमारा अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन अनुच्छेद जो 226 है ना, हम लोग उसके तहत भी हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, लेकिन वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की जो बात की गई है वो हमारे अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में की गई है, और उसी के क्रम में आप देखें अनुच्छेद 32 आ रहा है। लेकिन 226 जो है, यद्यपि हमें मतलब कि हाई कोर्ट जाने का अधिकार देता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर, लेकिन वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनुच्छेद 226 की बात कर रहा है, और अनुच्छेद 226 कहीं से कहाँ तक हमारा फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। ठीक, तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। अब सपोज दैट आप अनुच्छेद 32 के तहत आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, मौलिक अधिकार का हनन हुआ, किसी के द्वारा हनन किया गया, और आप उसको जो है चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए अनुच्छेद 32 के तहत या हाई कोर्ट गए, तो वो क्या करेगी, कोर्ट जो है क्या करेगी भैया, कोर्ट ना रिट जारी करती है। कितने प्रकार की रिट जारी करती है? तो टोटल वो 5 प्रकार की रिट जारी करती है। ठीक है, 5 प्रकार की रिट जारी करती है। और वो 5 प्रकार की रिट कौन सी हैं? सॉरी, सबसे पहली जो रिट है वो तो हो जाएगी हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम लोग हैबियस कॉर्पस कहते हैं। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग हैबियस कॉर्पस कहते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, सशरीर उपस्थित करना। ठीक है, अब देखें कि ये जो है सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों के ही खिलाफ जारी की जाती है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किन के खिलाफ ये जारी नहीं की जाएगी, अर्थात किन परिस्थितियों में ये रिट जारी नहीं की जाएगी। तो अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में जो लिया गया है वो कानून सम्मत है, तब भी नहीं जारी की जाएगी। अगर न्यायालय की अवमानना के खिलाफ किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, तब भी हैबियस कॉर्पस रिट जारी नहीं की जाएगी। अगर किसी को न्यायालय के द्वारा हिरासत में लिया गया है, तब भी ये रिट जारी नहीं की जाएगी। और अगर न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर का मामला है तो जाहिर सी बात है, तब तो बिल्कुल ही नहीं जारी की जाएगी। ठीक है, तो पहली जो रिट जारी करेगा कोर्ट वो क्या है, वो है हैबियस कॉर्पस अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना। ठीक है, दूसरा देखेंगे, दूसरा कौन सी रिट जारी करता है, तो दूसरा है मैंडमस, जिसे हम लोग परमादेश कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, और ये लगभग सभी के खिलाफ जारी की जा सकती है। और अब देखें, लेकिन मतलब ध्यान रखना है कि पब्लिक अथॉरिटी को ही आदेश दिया जाएगा, किसी मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति को ये आदेश नहीं दिया जाएगा। और एक बात याद रखना है कि कोर्ट के खिलाफ भी इशू कर सकता है इसको, मतलब कोर्ट जो है ना वो कोर्ट के खिलाफ भी इसको मतलब इसको इशू कर सकता है। कुल मिला के ये बात है। तीसरी जो रिट है वो है हमारी प्रतिषेध, जिसे हम क्या कहते हैं, तो प्रतिषेध जो है प्रोहिबिशन। ठीक है, तो जो प्रोहिबिशन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रतिषेध। आप देखें कि जो हायर कोर्ट है ये लोअर कोर्ट के खिलाफ इसको इशू करता है, और किस जो है मतलब की परिस्थिति में, तो सपोज दैट कि कोई मतलब कि कोर्ट है जो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के मामले को देखने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो जो उसके ऊपरी वाला कोर्ट है वो आकर के कहेगा भैया तुम्हारे अधिकार क्षेत्र की ये बात नहीं है, तुम काहे इसमें टांग अड़ा रहे हो, जितनी चद्दर है उतना ही टांग फैलाओ ना। तो उस टाइम पे ये जो प्रोहिबिशन है वो जो है जारी किया जाता है। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि न्यायिक या अर्ध न्यायिक जो मतलब कि संस्थाएं हैं उनके अलावा किसी के भी खिलाफ ये जारी नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है अपर प्रीलिम्स में। ठीक है, तो किसके खिलाफ जो है जारी किया जाता है प्रोहिबिशन, किसी न्यायिक संस्था या किसी अर्ध न्यायिक संस्था के अलावा और किसी के खिलाफ इसको जारी नहीं किया जाएगा। अगली जो रिट है उसके बारे में देखेंगे। जो हमारी अगली रिट है वो है हमारी भैया सर्सियरी, जिसको उत्प्रेषण कहते हैं। और ये भी आप देखिए कि केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक जो संस्थाएं हैं उन्हीं के खिलाफ जारी किया जाता है। और इसमें भी वही होता है कि अगर आप अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के जो मामले हैं उनमें जो है टांग अड़ाएंगे, उनके खिलाफ कोई आदेश देंगे, तब जो है सपोज दैट कि हाई कोर्ट के द्वारा किसी ऐसे मसले पर जो है मतलब कि किसी ऐसे मसले पर उन्होंने फैसला दे दिया जो कि उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं था, जो कि केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का मामला था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा भैया गलत काम मत करो, ये हमारे अधिकार क्षेत्र का मामला है,
आप इस पर जो है फैसला नहीं दे सकते। तो उस टाइम पे कौन सी रिट जारी होती है? तो उस टाइम पे जो रिट जारी होती है वो होती है सर्शियरी, जिसको हम लोग उत्प्रेषण कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक जो मतलब की संस्थाएं हैं उन्हीं के खिलाफ ये जारी की जाएगी। हाँ, 1991 के बाद से एक मतलब इसमें हुआ है कि प्रशासनिक पदों के खिलाफ भी इसको जारी किया जा सकता है यदि अधिकार जो है वो प्रभावित हो रहा हो तो, ठीक है। यानी कि 1991 के बाद से ये प्रशासनिक पदों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। एक लास्ट रिट है और उस लास्ट रिट को भी देख लीजिए, काहे वो बचा रह जाए। तो वो है हमारी अधिकार परीक्षा, जिसे हम कहते हैं को वारंटो, ठीक है। ये जो को वारंटो है ये किसी के भी खिलाफ जारी होगा अगर वो प्रशासनिक होने का दावा कर रहा है। तो सपोज दैट कि कोई व्यक्ति हैं, वो IAS ऑफिसर हैं, उनका टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो चुका है, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो काम करेंगे ही, तो अब फिर जो मतलब की कोर्ट है उसके द्वारा ये वाली रिट जारी की जा सकती है, भैया मतलब किस अधिकार से आप ये काम जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ा मतलब कि ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, इसमें एक पॉइंट हमें ज़रूर याद रखना चाहिए कि मिनिस्ट्रियल ऑफिस या फिर किसी निजी कार्यालय के खिलाफ जो अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो है, ये वाली रिट जारी नहीं की जाएगी। तो ये टोटल 5 प्रकार की रिट है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के खिलाफ मतलब हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल मतलब कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके हनन होने पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट का जो दायरा है वो ज़्यादा विस्तारित है, वो किसी अन्य मामले में भी जो रिट है वो जारी कर सकता है। एक क्वेश्चन बनता है रिटों से कि द ग्रेट रिट किसको कहते हैं? तो जो हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसको कह दिया जाता है द ग्रेट रिट, अर्थात किसको? हैबियस कॉर्पस को, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें लगा बता देना चाहिए ऊपर। बाकी तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी मतलब कि और सारे बहुत पॉइंट हैं जो लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कहाँ पे हैं। तो अगर आपको पता होगा कि अनुच्छेद 239 से शुरू होता है तो जाहिर सी बात है कि संभावना है कि कर सकते हैं। कह रहे हैं कि अनुच्छेद 240, 241, 242 या 243, तो अगर केवल इतना पता होता तो ना कर पाते, क्योंकि सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो 200 मतलब कि 39 के आगे के दिए हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए उत्तर तो देख ही लीजिए, क्या हो जाएगा? बी वाला, यानी कि आर्टिकल 241। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ, राज्य, क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरीज की जो बात है वो की गई है, अर्थात जो यूटीज हैं उनकी बात कहाँ पे की गई है? मतलब कि जो हमारे संविधान का भाग 8 है उसमें, ठीक है। और अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है कि जो हमारा अनुच्छेद 239 है ये क्या कहता है कि जो यूटीज हैं यानी कि संघ, राज्य, क्षेत्र हैं उनका प्रशासन कैसे होगा। 240 क्या कहता है? कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति की। 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है और 242 तो निरसित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। देखिए RO का जो मेंस हुआ था 2021 वाला, उसमें पूछा गया। आप देखें 2014 में पेपर हुआ था, 2016 में हुआ था, 2016 में 2 बार हुआ है, एक बार मेन एग्जाम, एक बार री एग्जाम। जैसे इस बार एक बार मेन हो चुका है, कैंसिल हुआ है, दोबारा से री एग्जाम होना है। उसके बाद 2021 में हुआ, फिर 2023 वाला। तो मतलब अगर इन मतलब 10-20 सालों की बात की जाए तो यही सारे जो मतलब पेपर हैं वही हुए हैं टोटल। तो चलिए देखेंगे। कह रहे हैं कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान कहाँ है? तो हमने जो हमारा संविधान है उसकी अनुसूचियाँ मतलब पढ़ाया हुआ है, एक टॉपिक ही पूरा पढ़ाया हुआ है इसमें भी और लूसेंट के माध्यम से भी। तो आप वहाँ जा करके इसको जरूर देखें क्योंकि अनुसूचियों से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए इस साल भी जो हम लोग जिसके लिए एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसमें भी पूछा गया है, और उसमें कौन सी अनुसूची पूछी गई थी? तो उसमें मेरे ख्याल से अनुसूची 5 या 6 पूछी गई थी, कोई तो पूछी गई थी, ठीक है, 6 पूछी गई थी शायद। तो चलिए देखेंगे अभी कौन सी अनुसूची की बात हो रही है। तो 3 विधायी सूचियों के प्रावधान की जो बात है ना वो अनुसूची 7 में है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो आप देखें जो हमारा अनुसूची 7 है उसमें 3 विधायी सूचियों का प्रावधान किया गया है, और वो 3 विधायी सूचियां कौन सी हैं? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो भी विषय हैं उस पर केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाता है, राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर राज्य के द्वारा कानून बनाया जाता है, जबकि समवर्ती सूची के जो विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। लेकिन अगर दोनों में विवाद होगा तो जो केंद्र का कानून है वो प्रभावी माना जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ पे की जाती है। ऑप्शंस देखें, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय, या ये और भी दोनों। तो एक बार में ना हम लोग देख करके एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं कि भैया उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में ही होता होगा। और कभी कभी ना ये भी देखें कि ए और बी अगर कहीं दिया रहता है तो फिर और कहीं नजर ही नहीं जाती, पहले वैसे ही ऑप्शन पे चले जाते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए सॉरी कहाँ हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अर्थात जो हमारा सुप्रीम हाई कोर्ट होता है ना, वहाँ पर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कहाँ पे, हाई कोर्ट में। ठीक है, यानी कि उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कौन से संविधान में आर्टिकल के तहत की जाती है, तो भैया अनुच्छेद 224। कौन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, हाँ एक ने आपने वर्ड सुना होगा एडहॉक जस्टिस, सॉरी एडहॉक जस्टिस नहीं, एडहॉक जज। ये जो एडहॉक जज होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है तदर्थ न्यायाधीश। इनकी नियुक्ति कहाँ पे की जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, आर्टिकल 127 के तहत। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, राज्यपाल से संबंधित है, और देख लेंगे, एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस ज्यादा नहीं है। कह रहे हैं कि संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि। ऑप्शंस, पहला कह रहे हैं कि इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर जो है लड़ा जाता। तीसरा कह रहे हैं कि निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, और चौथा कह रहे हैं कि राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। तो ऑप्शंस देखें कि पहला और दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, 1 3 4 सही है, या फिर 2 3 4 सही है। तो देखिए उत्तर जो है ना सी वाला हो जाएगा, अर्थात पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो संविधान के मसौदे में जो निर्वाचित राज्यपाल हैं, इनके प्रावधानों की मूल योजना को क्यों छोड़ दिया गया। कुल मिलाकर के डायरेक्ट रूप से हम लोग राज्यपाल को क्यों नहीं चुनते, डायरेक्ट रूप से हम राष्ट्रपति को क्यों नहीं चुनते हैं। अब जाहिर सी बात है, जैसे संसद में राष्ट्रपति की भूमिका है, वैसे ही राज्य के विधानमंडल में राज्यपाल की भूमिका है। तो हम लोग उनको डायरेक्ट रूप से क्यों नहीं चुनते, इनडायरेक्टली उनका जो है चुनाव क्यों होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और इतना टफ लिखा हुआ है कि समझ ही ना आए। तो उसके पीछे का रीज़न यही था भैया कि एक अगर आप डायरेक्ट रूप से चुनते तो जाहिर सी बात है कि एक तरह से हो जाता है कि दूसरे तरह मतलब एक दूसरे व्यक्ति का निर्वाचन हो रहा है। जैसे हम लोग पीएम को मतलब कि जो हमारे सीएम होते हैं उनका चुनाव करते हैं डायरेक्ट रूप से, भले ही जो है मतलब कि डायरेक्ट रूप से उनका नहीं, लेकिन जो सांसद हैं मतलब कि संसद में जो सांसद हैं उनका चुनाव करते हैं, उन्हीं में से फिर वो चुने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने जो सांसद है उसको डायरेक्ट रूप से चुना है, और राज्य में जो विधानमंडल है उसमें आप देखिए विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें भी हम लोग डायरेक्ट रूप से चुनते हैं। वहीं विधानसभा के मेंबर्स में से कोई एक मेंबर है जो फिर सीएम बन जाते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों ने उनको डायरेक्ट रूप से चुना है। तो लेकिन जब हमारे राज्यपाल हैं उन्हें देखिए हम लोग डायरेक्ट रूप से नहीं चुनते हैं, वो इनडायरेक्टली जो है जो मतलब कि चुनाव उनका किया जाता है। ऊपर से जो राज्यपाल हैं उनका तो भैया चुनाव भी नहीं होता है, वो तो जो मतलब कि राष्ट्रपति जी हैं जिनका मन करता है कि भैया इनको बना देना है तो वो उनको बना देते हैं, तो इनका तो चुनाव वैसे भी नहीं होता है। तो उसके पीछे का रीज़न यही बताया जा रहा है कि इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरा निर्वाचन जो कि मतलब कि शक्तियों के टकराव की स्थिति को जन्म देता। ठीक है, कह रहे हैं कि निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। तो ये जो निर्वाचन है ये एक तरह से ना थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें होना चाहिए था कि जो निर्वाचन है यानी कि जो चुनाव है ना वो प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता, ये इनका कहने का मतलब है। तो ये ठीक नहीं है, बल्कि ये क्या होना चाहिए था, तो ये हो जाता भैया कि जो निर्वाचन है ना वो प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत मुद्दों पर लड़ा जाता। ठीक है, और कह रहे हैं तीसरा कि निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। जाहिर सी बात है राज्यपाल का पद वैसे तो देखने में लगता ही है कि बड़ा है, ठीक है, तो राज्य के वो प्रथम जो है व्यक्ति माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उनको भी जनता के द्वारा चुना जाता और सीएम को भी जनता के द्वारा चुना जाता तो फिर राज्यपाल कहते हैं कि देखो भैया हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम नहीं, तुमको हमारे अंडर में रह के काम करना होगा। तो शक्तियों का टकराव होता, इस वजह से भी इनको मतलब कि डायरेक्ट रूप से चुनने की जो प्रक्रिया है वो नहीं अपनाई गई। और कह रहे हैं कि राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। तो हाँ, संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, तो क्यों फालतू का पैसा खर्च करना कि चलो चुनाव करवाओ, इस वजह से भी इनका चुनाव नहीं करवाया जाता। उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, पहला, तीसरा, चौथा, और जो दूसरा वाला है वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि जो संविधान सभा है ना उसमें इस बात पे काफ़ी बहस भी हुई थी कि राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करना चाहिए या फिर निर्वाचित। आप देखिए जो कृष्णामाचारी थे, टीटी कृष्णामाचारी, बीजी खेर, जीवी पंत, ऐसे जो नेता थे वो लोग ना निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे, जबकि अंबेडकर जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए,
इनके जैसे जो नेता थे उन्होंने नामित राज्यपाल के पक्ष में वोट दिया। अब जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग या अम्बेडकर जी जैसे नेता जब कहेंगे कि भैया इनको मतलब कि कैसे रखो, नामित रखो, तो जाहिर सी बात है कि यही माना जाएगा। अंततः देश की परिस्थितियां और आम सहमति के आधार पर नामित राज्यपाल का ही प्रावधान किया गया और निर्वाचित प्रावधान की जो मूल योजना है उसको छोड़ दिया गया। क्योंकि इसका तात्पर्य यही होता कि एक और निर्वाचन करवाना पड़ता और शक्तियों का टकराव भी होता, अलग अलग व्यक्तिगत मुद्दों पे चुनाव होता, खर्चा भी बढ़ता, बहुत सारी बातें हो जाती। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा, चौथा सही है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। कह रहे हैं कि किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अध्यादेश की बात आ गई है भैया, विधायी शक्ति की बात आ गई है, तो देख लीजिए अनुच्छेद 123। तो अनुच्छेद 123 में भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात की गई है, किंतु किसके अध्यादेश जारी करने की शक्ति है भैया इसमें? तो इसमें हमारे प्रेसिडेंट की बात की गई है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो कर सकते हैं अध्यादेश जारी। ठीक है, जबकि जो हमारा आर्टिकल 213 अर्थात 213 है, इसके माध्यम से या इसके तहत राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है कि वो विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक, तो उत्तर जो है यही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 का क्लॉज 1 के अनुसार उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है, तो जाहिर सी बात है कि अब विधानसभा अगर सत्र में है तब थोड़ी ना आप अध्यादेश जारी करके कानून बना लेंगे। जब वो मतलब कि सत्र में ना हो, मतलब विरामावस्था में हो, तभी इस तरह की जो बातें हैं वो की जाती हैं। कह रहे हैं या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में हैं। यदि किसी समय राज्यपाल को लगता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्यवाही आवश्यक है, तो वो अध्यादेश, जिसे ऑर्डिनेंस कहते हैं, इसे प्रख्यापित कर सकेगा। ठीक है, अर्थात जहाँ पे दो मतलब कि सदन है, अर्थात विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, उनमें से अगर कोई एक जो है सत्र में नहीं है, तब भी मतलब ये जो विधायी शक्ति के तहत ऑर्डिनेंस जारी करने की प्रक्रिया है उसको राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। कह रहे हैं कि अनुच्छेद 213 का क्लॉज 2 का जो का है ना, इसके अनुसार इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल में पुनः समवेत होने पर उससे स्वीकृति मिलना आवश्यक है। अर्थात जब वो मतलब कि पुनः अपने कार्य करने की स्थिति में आ जाए तो उसको जो है स्वीकृति मिलना आवश्यक है ऑर्डिनेंस को। अगर स्वीकृति नहीं मिलती है तो 6 सप्ताह के बाद इसकी जो वैधता है वो समाप्त हो जाएगी। कुल मिलाकर के इतनी सी बात है और इतना कठिन कठिन लिखा है। ये बुकिश जो लैंग्वेज है ना, यही प्रॉब्लम होती है कि समझने में बहुत हार्ड जाता है। लोग कहते हैं ना कि पढ़ने वाले हर परिस्थिति में पढ़ सकते हैं, तो भैया जब समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है इतना टफ तो कैसे पढ़ने वाले हर परिस्थिति में पढ़ लेंगे। मेरी मम्मी मुझे ताना मारती रहती दरअसल ये। तो चलिए ये है आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर कुछ पॉइंट्स आपको ना समझ आए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। और ठीक है, फिर अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे ख्याल से आप लाइक कर ही देंगे, नहीं करते तो आपकी मर्जी है। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।